प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार हर महीने हजारों युवाओं को दे रही नौकरी। डबल इंजन की सरकार से राज्यों को फायदा। झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह संपन्न। आखिरी दिन छात्र संसद का आयोजन। युवाओं ने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाकर अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। राजधानी रांची में 5 दिवसीय एक्सपोत्सव का राज्यपाल रमेश बैस ने किया उद्घाटन। कहा, सबसे धनी प्रदेश बन सकता है झारखंड। और अवैध रूप से जमीन खरीद बिक्री मामले में जामताड़ा के अंचल अधिकारी और अन्य के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने दी एसीबी जांच की स्वीकृति। मानव तस्करी के शिकार राज्य के 14 बच्चों को दिल्ली से कराया गया मुक्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उनके विभागों में नवजवानों को सामूहिक नियुक्ति पत्र पाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं के बीच नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से राज्यों को फायदा हो रहा है। रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार भी रोजगार मेले के माध्यम से भारत सरकार में हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। मुझे खुशी है कि जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों में गोवा के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह आज संपन्न हो गया। अंतिम दिन विधानसभा में छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से चुने हुए 24 छात्र छात्राओं ने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाकर विधायी प्रक्रिया का डेमो प्रस्तुत किया। झारखंड विधानसभा में छात्र संसद के दौरान युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान छात्र संसद को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि जीवन एक नाट्यशाला है और हम सभी उसके एक किरदार हैं। हमारे बीच से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े बड़े ऊंचे ओहदे के पदाधिकारी हैं, कोई संगीतज्ञ है, कोई साहित्यकार है, कोई खिलाड़ी है, कोई गृहस्थ है, जो कोई किसान है, खेती करते हैं, कोई व्यवसायी है। ये सारा इस पूरा पृथ्वी के नाट्यशाला के नाटककार लोग हैं। मौके पर झारखंड विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने छात्र संसद के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना है कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की विधायी प्रक्रिया कैसी होती है, कि ताकि आज की जो भविष्य है, आने वाले दिनों के भविष्य, वो इस बात का अवगत होना चाहिए कि हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है। इस छात्र संसद के लिए विभिन्न चयन प्रक्रियाओं के बाद 24 छात्र छात्राओं का चयन किया गया था। विधानसभा में पक्ष विपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले ये युवा आज काफी उत्साहित नजर आए। इस अनुभव को इन प्रतिभागियों ने लाभकारी बताया। जो आज तक के हमने बस किताबों में पढ़ा था, वो आज रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिला, तो इससे और अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो आज तक 10वीं तक की किताब में 9वीं 10वीं में जो पढ़े थे, आज पहली बार हम देख रहे थे कि किस तरह से वो असलियत में होता है। जैसे यहाँ अभी जीरो आवर चल रहा था, जिसमें जीरो आवर तो नहीं चल रहा था। यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया, मतलब यहाँ पे हम लोग देख पाए कि कैसे बिल पास होता है, कैसे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच का जो तर्क होता है, उसके बीच का जो सेटलमेंट्स होता है, विवाद होता है, उसके बारे में हम लोग को दिखाया गया और बहुत नॉलेज मिला। और थैंक यू। विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर ये लगातार दूसरी वर्ष
छात्र संसद का आयोजन किया गया। निश्चय ही इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में संसदीय लोकतंत्र के विधायी प्रक्रिया की जानकारी बढ़ेगी और देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष से खाद्य सुरक्षा और पोषण में मोटे अनाज के महत्व के लिए जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत पोषक अनाज के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। श्री तोमर आज देश में साल भर चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के सिलसिले में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 20% का योगदान भारत का है। के अनुसार भारत में लगभग 16 मिलियन टन मिलेट का उत्पादन हुआ है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न बास्केट का लगभग 5% है। इसमें 9.62 मिलियन टन का उच्चतम उत्पादन बाजरा का है। इसके बाद 4.23 मिलियन टन के उत्पादन के साथ ज्वार है। रागी एक और महत्वपूर्ण मिलेट है जो 1.70 मिलियन टन उत्पादन का योगदान देता है और अन्य मिलेट्स का उत्पादन 0.37 मिलियन टन है। कम पानी की खपत, कम कार्बन उत्सर्जन व सूखे में भी जलवायु अनुकूल फसल मिलेट को उगाया जा सकता है। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि कोविड और जलवायु परिवर्तन के संघर्षों को देखते हुए आज दुनिया में मोटे अनाज का महत्व बढ़ गया है। समारोह में 60 से अधिक देशों के भारत स्थित उच्चायुक्तों और राजदूतों ने भी हिस्सा लिया। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची में 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव का उद्घाटन किया। मोराबादी मैदान में लगे इस जेसीआई एक्सपो में कुल 325 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें मनोरंजन से लेकर घर के साजो सामान तक के सामान उपलब्ध हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में एक्सपो उत्सव का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड चारों तरफ से संपन्न है, लेकिन यहां विजन की कमी है। उन्होंने कहा कि अगर विजन ठीक हो जाए तो ये देश का सबसे धनी प्रदेश हो सकता है। चारों तरफ से संपन्न है, लेकिन सिर्फ एक की कमी है, विजन की। अगर विजन ठीक हो जाए, मैं कहता हूं ये देश, हमारे देश का ये सबसे धनी प्रदेश हो सकता है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसे भगवान ने फुर्सत से गढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसकी पहचान एक ट्राइबल स्टेट के रूप में होती है और कहा जाता है कि यहाँ के लोग गरीब हैं, लेकिन मेहनत के दम पर इसे बदला जा सकता है। इतना अच्छा काम हो रहा हो तो मैं इसको बहुत ही सराहता हूं कि आप लोग मेहनत करें। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि भगवान ने इसको फुर्सत में गढ़ा है। राज्यपाल ने विभिन्न स्टॉलों में लगे उत्पादों का मुआयना किया और एक ही छत के नीचे सभी तरह की चीजें प्रदर्शित करने पर जेसीआई को बधाई दी। इस दौरान जेसीआई के कार्यों की तारीफ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हर क्षेत्र में विकास होगा, तभी देश में समावेशी विकास संभव है। उसमें देश का विकास तो होता है, प्रदेश का विकास में सहयोग होता है, साथ ही साथ सामाजिक काम जो आप लोग करते हैं, सेवा भावना से करते हैं, देश का विकास हर क्षेत्र में जब विकास होगा तभी देश का विकास होगा। एक्सपो उत्सव में अपने घर के नाम से रियल एस्टेट के लिए अलग हैंगर बनाया गया है। साथ ही साथ स्टार्टअप जोन के माध्यम से नए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई है। महिलाओं से जुड़े स्टॉलों को पिंक हैंगर का नाम दिया गया है, जिसमें लेडीज एंटरप्रेन्योर्स के स्टॉल लगाए गए हैं। एंट्री टिकट की कीमत 20 रुपए है। ये उत्सव हर दिन सुबह 11:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इसके अतिरिक्त शनिवार को मिडनाइट बाजार भी लगेगा।
राज्य सरकार की नीतियों और प्राकृतिक संपदाओं के दोहन के खिलाफ भाजपा ने आज पलामू जिला इकाई द्वारा समाहरणालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद बीडी राम, विधायक शशि भूषण मेहता और आलोक चौरसिया सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार आदिवासियों और दलितों की हत्या की जा रही है। की सरकार लूट मचा रखी है। इस राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम उनके मंत्रिमंडल के साथियों के द्वारा, गठबंधन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लगभग 2.5 वर्षों तक इस सरकार के क्रियाकलाप, कामकाज के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि फिर ये इस बात का इनको ये परेशानी होती कि भारतीय जनता पार्टी तंग कर रही है, हमें काम नहीं करने देती। लेकिन चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी झारखंड में विपक्ष में है और एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये हमारा दायित्व बनता है कि राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से पदाधिकारी बेलगाम है, इसको आम जन तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व। इधर गिरिडीह में आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनहित के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। देखिए, हम लोग तो लगे ही हैं, हम लोग कह ही रहे हैं कि भाई अभी सरकार को हटाना है, हटाने तक हम सब लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। कब तक? अभी कब तक होगी ये तो आप नहीं कह सकते हैं, कोई नोटिस तो नहीं है। लोकतंत्र में हम लोग तो आंदोलन ही कर सकते हैं, अपना डिमांड कर सकते हैं। अपना काम हम लोग लगातार करें। पिछले दिन आपने देखा कि ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम, जिला स्तर पर आगे और कार्यक्रमों की रचना होगी। उधर चतरा में आक्रोश रैली में सांसद सुनील सिंह, विधायक किशुन दास, पूर्व विधायक जयप्रकाश भोक्ता सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद सुनील सिंह ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचारी सरकार को गद्दी से नहीं हटाया जाएगा तब तक भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक आरोप आप बार बार लगा रहे हैं हम लोगों पर कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को ईडी का पहले कैसे पता चल जाता है। उनका कहना है कि सीबीआई ईडी हम ही को क्यों पकड़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के अंदर एसीबी तो आपके अंदर है। आपको अगर शक है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अगर भ्रष्ट है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप हम लोगों के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू करें। झारखंड हाईकोर्ट में आज नक्शा स्वीकृति से संबंधित राधिका शाहदेव एवं लाल चिंतामणि नाथ शाहदेव की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में नगर विकास विभाग के टाउन प्लानर गजानंद राम कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे राज्य में टाउन प्लानर की स्थिति के बारे में पूछा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। झारखंड राज्य वन सेवा के 8 पदाधिकारियों को भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति देने के प्रस्ताव पर यूपीएससी ने मुहर लगा दी है। दिल्ली में यूपीएससी की बैठक में राज्य वन सेवा के सुनील कुमार, एसपी सिंह, ओम प्रकाश, शशि कुमार, अरविंद कुमार गुप्ता, शिव कुमार प्रसाद, अजय कुमार और तारकनाथ के नामों की सिफारिश कर दी है। बैठक में यूपीएससी के 2 सदस्यों सहित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते और प्रधान वन्य संरक्षक संजय श्रीवास्तव उपस्थित थे। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा जिले में 6 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। श्री ठाकुर ने मचगांव मोड़ स्थित सरस्वती नदी पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल निर्माण और 3 करोड़ की लागत से
सोनपुरवा बस स्टैंड के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं को तेजी से पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। Biggest grounds of Morabadi. People visit us not only for shopping, but की जरूरत है। आप आज जिधर नजर दौड़ाएंगे, चाहे वो सुदूर हमारा कोई पंचायत हो, कोई सुदूर गांव हो, या आपका जिला मुख्यालय गढ़वा हो, चारों ओर आपको विकास ही विकास दिखाई देगा, चाहे किसी क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध जमीन खरीद बिक्री मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एसीबी जांच की मंजूरी दी है। जामताड़ा के तत्कालीन अंचल अधिकारी हेमा प्रसाद और अंचल निरीक्षक इस्माइल अब्बू पर जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना अंतर्गत बटुकेरिया मौजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित मामला 2016 में मिहिजाम थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले को हस्तांतरित करते हुए एसीबी को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार की पहल पर मानव तस्करी की शिकार 14 बालक बालिकाओं को नई दिल्ली से मुक्त कराया गया है। एकीकृत पुनर्वास और संसाधन केंद्र नई दिल्ली के नोडल अधिकारी नचिकेता ने बताया कि सभी बच्चे साहिबगंज जिले के हैं, जिसमें 13 बालक और 11 बालिकाएं शामिल हैं। इन बच्चों की काउंसलिंग के दौरान पता चला कि 1 वर्ष पूर्व इन बच्चों को नई दिल्ली में लाकर बेचा गया था। आजादी के अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं संविधान दिवस के मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से डाल्टनगंज में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन पलामू सांसद बीडी राम ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से संविधान के प्रति जागरूकता फैलती है। कार्यक्रम में पूर्वी जोन के महानिदेशक भूपेंद्र कैंथोला, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामलखन सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वाले श्री जोन सूचना प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य उस हस्ती के सम्मान में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिस हस्ती ने हमें संविधान निर्माता समिति के सदस्य के रूप में संविधान से संबंधित डॉक्यूमेंट पर अपना हस्ताक्षर किया। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को 75 सप्ताह के लिए किया। झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित चतरा जिला बालू तस्करी का अड्डा बन गया है। मोक्षदायिनी निरंजना यानी फल्गु नदी से खुलेआम तस्करी की शिकायतें सामने आ रही हैं। जिले के न सिर्फ हंटरगंज बल्कि महत्वपूर्ण नदियां इटखोरी के महाने, टंडवा की बड़की नदी, पथलगड्डा, गिद्दौर और मयूरहंद प्रखंड में भी अवैध बालू का कारोबार खूब फल फूल रहा है। चतरा में कोयला अफीम की तस्करी के बाद माफियाओं की नजर अब बालू पर लगी है। बालू माफिया रोजाना सरकारी खजाने को यहां लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। समाज सेवी विनय सिंगर का कहना है कि इन प्राकृतिक संसाधनों की लूट इस इलाके में गंभीर विषय बनी हुई है। पॉपलिन से, जेसीबी से डायरेक्ट उठा करके और गाड़ी पर, ट्रक पर लोड किया जाता है। 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का और रात दिन उठाव हो रहा है। तो व्यवस्था है पदाधिकारियों का, जिसमें अंचल से लेकर के अंचलाधिकारी और खनन, जिला खनन पदाधिकारियों का अहम भूमिका है। ये बालू उठाव में उन लोग का अहम भूमिका है, सहयोग कर रहे हैं और पैसा उसके पीछे उन लोग बंदर बाट करके ले रहे हैं। हैरानी की बात है कि एनजीटी नियम लागू होने के बाद भी नदियों से बालू निकालने का काम न सिर्फ रात में बल्कि दिन के उजाले में भी अनवरत जारी है। आरोप है कि हंटरगंज प्रखंड के निरंजना नदी से 100 से अधिक घाटों से अवैध बालू की निकासी हो रही है। इस वजह से कौलेश्वरी पुल पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।
स्थानीय ग्रामीण भैरव सिंह बताते हैं कि नदियों में बालू का दोहन पर्यावरण के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। जब बालू उठ रहे हैं तो ये व्यवस्था में जो लोग, क्योंकि आम आदमी कहीं भी चिल्लाता है तो कोई उसका सुनता नहीं है, उसका विरोध तभी होगा सामूहिक रूप में फिर आप प्रदर्शन कीजिए, जुलूस निकालिए। ये बार बार नहीं होते हैं। पत्रकारों पर दबाव, जो उठाते हैं मामला उन पर दबाव किया जाता है। जो माफिया है, जो लूट रहे हैं, उन पर दबाव डालते हैं। बाकी जो लोग जवाबदेह लोग हैं, जिनको निगरानी को दी है, उनकी मिली भगत है। विकास के नाम पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसके लूट किया जा रहा है, उनके कहीं न कहीं हिस्सेदारी है। और कोई एक पदाधिकारी नहीं, ये सिस्टम का भी मामला है। खनन माफिया इतने मजबूत है कि प्रशासन भी उन पर हाथ डालने की कोशिश तक नहीं करती। गौरतलब है कि अवैध उत्खनन पर नियंत्रण करना खनन विभाग की जिम्मेवारी है। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का इस पर क्या नजरिया है, आइए सुनते हैं। देखिए, बालू तो जो निविदा जो घाट है उससे बालू अभी नदी से नहीं निकालना है, लेकिन जो नदी से निकाल कर जो स्टॉक किया है वो बालू को बेच सकता है। लेकिन जो निजी काम के लिए, जिनको प्रधानमंत्री आवास बनाना है, कहीं मंदिर बनाना है, कहीं मस्जिद बनाना है, जो व्यक्तिगत काम है, उसके लिए जिस पंचायत में नदी घाट है बालू का, उसको हम लोग तय कर दिए हैं कि कम से कम सरकारी मापदंड 100 रुपया हो या 200 रुपया हो, कुछ स्लिप मिला लीजिए और टैक्स लीजिए और बालू दीजिए। निरंजना नदी में बालू की लूट काफी दिनों से चलती आ रही है, जिसको लेकर 2 वर्ष पूर्व एक बड़ा आंदोलन भी चला था। उसी निरंजना बचाओ आंदोलन की वजह से राज्य सरकार हरकत में आई थी। इन सब के बावजूद बालू का अवैध उत्खनन जारी है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। रामगढ़ के जिला खनन पदाधिकारी की अगुवाई में बालू तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध बालू लदे 40 ट्रैक्टरों को आज जब्त किया गया। जिला खनन पदाधिकारी नितेश कुमार ने बताया कि सिरका और दामोदर नदी से अवैध बालू की निकासी की सूचना मिल रही थी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए लगभग 3000 CFT बालू जब्त किया गया। उसी सूचना के आलोक में आज सभी जो अवैध बालू भंडारण किया गया है उसको सीज कर लिया गया है और इसको लोक नीलामी के थ्रू इसको डिस्पोज किया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। इस सारा लगभग कितना का है? लगभग यहाँ पे अभी जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण आदिवासी महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाया जा रहा है। इस दिशा में सरकारी तंत्रों के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी यहां सराहनीय पहल की जा रही है। जामताड़ा जिले की इन आदिवासी महिलाओं और युवाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जिले में स्वयंसेवी संस्था बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करने में सफल साबित हो रही है। बदलाव के संस्थापक बजरंग सिंह ने बताया कि यहां अब तक 10,000 से अधिक युवाओं को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ा गया है। यह जेपी आश्रम है और इसमें मुख्य रूप से बदलाव शिक्षण संस्थान के माध्यम से शिक्षण के कार्य किए जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर आजीविका के क्षेत्र में, फिर उनके हक और हकूक दिलाने के क्षेत्र में बदलाव फाउंडेशन ने काम किया है। संस्था के माध्यम से पर्यावरण संतुलन, शिक्षा, ग्रामीण आदिवासी महिला पुरुषों को संगठित एवं प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री का संदेश आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर इसे मूर्त रूप देने में संस्था को अपेक्षित सफलता भी मिली है। वो गरीब बच्चों को कैसे आगे ले जाएं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्य और प्रायोगिक कार्य को लेते हुए बच्चों को आगे बढ़ाना ही हमकी मकसद है। इस कैंपस के अंदर वर्षा जल संग्रहण का वो प्रैक्टिकल रूप से बच्चों लोग को दिखाया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से वो परिपूर्ण हो, डेवलप हो। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनका संदेश है कि किस तरह से हमारा देश विकसित हो, तो उन्होंने संदेश के रूप में हमें दिया है। जैसे साफ सफाई रखना है, पेड़ पौधे लगाना है, ताकि हमारा पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध रहे। यहाँ गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा का पाठ तो पढ़ाया ही जा रहा है, साथ ही स्वच्छता के महत्व, वर्षा जल संरक्षण, शुकर मछली पालन, सिलाई कढ़ाई जैसे अनगिनत विधाओं से अवगत कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल भी हो रही है, जिसका असर भी साफ तौर पर दिख रहा है।
हमारे स्कूल में भी बहुत से पेड़ पौधों को लगाया गया है। पढ़ाई के अलावा बहुत अनेक गतिविधियाँ होती हैं। हमारे स्कूल में पेड़ पौधे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। स्कूल में पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारे एक्टिविटीज के कराए जाते हैं। हम देख रहे हैं ये क्राफ्ट हम हमारे वेस्टेज चीज़ों से बनाए गए हैं, जैसे पेपर, बोतल और क्राफ्ट पेपर सबसे बनाए गए हैं। सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की भी समाज की बेहतरी के लिए गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा देकर उसे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद की रिपोर्ट। दूरदर्शन केंद्र रांची के अभियंत्रण सहायक के पद पर पदस्थापित अनमोल दीपक खलको का आज दोपहर बाद निधन हो गया। श्री खलको 57 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दिन में आसमान साफ होने की वजह से कड़ी धूप निकल रही है। वहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में शीतलहर चलने की स्थिति बनी हुई है। खासकर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर चल रही है। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा शामिल हैं। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 से 2 दिन में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतलहर चलने की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 13.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार हर महीने हजारों युवाओं को दे रही नौकरी। डबल इंजन की सरकार से राज्यों को फायदा। झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह संपन्न। आखिरी दिन छात्र संसद का आयोजन। युवाओं ने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाकर अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। राजधानी रांची में 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव का राज्यपाल रमेश बैस ने किया उद्घाटन। कहा, सबसे धनी प्रदेश बन सकता है झारखंड।